कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, मोशन में है, ये स्ट्रेट पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या कोई कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा? लीनियर मोशन। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड चैप्टर पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है? बेसिकली 3 टाइप का मोशन होता है, रेक्ट लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसे हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तीनों मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। पहले आते हैं लीनियर मोशन पे। लीनियर मोशन आखिर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, मोशन में है, ये स्ट्रेट पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या कोई कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करिए तो क्या होगा? लीनियर मोशन। ठीक है, हम दौड़ रहे, एक स्ट्रेट पाथ में दौड़ रहे, क्या हुआ? लीनियर मोशन। गाड़ी चला रहे स्ट्रेट पाथ में, हाईवे में चला रहे या कहीं भी स्ट्रेट लाइन में चला रहे, तो वो लीनियर मोशन में आता है। दूसरा क्या है? रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है भाई? पंखे को आपने देखा है, पंखा फिक्स ऑर्बिट पर और एक्सिस फिक्स है, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि सैटेलाइट, वो अपने एक एक्सिस पर घूमता रहता है। आप मेले में गए होंगे, वहां झूला, एक बड़ा सा झूला देखते होंगे जो एक फिक्स ऑर्बिट पर घूमता रहता है। तो इसे, ये कुछ एग्जांपल हैं सर्कुलर या रोटेशनल मोशन के। ठीक है, थर्ड पे आते हैं पीरियोडिक या ऑक्सिलेटरी मोशन। आप पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे। पेंडुलम क्या करता है? वो मूवमेंट उसका कैसा रहेगा? ट्रू एंड फ्रो, आगे पीछे, एक फिक्स मीन पोजीशन से आगे पीछे फिक्स इंटरवल टाइम में रोटेट करता है, उसे हम ऑक्सिलेटरी या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये याद है, पेंडुलम रहता है, ये एक नॉर्मल मीन पॉइंट पर वो पेंडुलम ट्रू एंड फ्रो करता रहता है। ऑक्सिलेटरी का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो आपने तीनों मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त किया। एक और होता है जिसे हम लोग, आपने सुना होगा रोलिंग। ये रोलिंग क्या होता है? रोल करना। आपने देखा होगा, मान ली कोई सिलेंडर है, उसे हम लोग ऐसे घुमा दिए, वो रोल करता नीचे चला गया। हालांकि मेन इसका रोलिंग में क्या होगा? पहिया, कोई गाड़ी का पहिया हुआ, वो रोल करता है, एक फिक्स एक्सिस पे वो रोटेशन भी करता है और आगे भी भागता है। तो कौन सा मोशन हुआ? कि रोलिंग में जो होता है वो लीनियर प्लस कौन सा होगा? रोटेशनल। ये दोनों मोशन का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है? रोलिंग। क्योंकि जो पहिया है, जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी तो आगे भी बढ़ रही है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में भी बढ़ सकती है, कहीं भी मूवमेंट कर रही है आगे मोशन में, और वो पहिया भी रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस पर, सेम घूमता रहता है, तभी ना घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो इसे रोलिंग में लीनियर और रोटेशनल भी कह सकते। कोई पहिया को ऐसे छोड़ दो, वो कैसे रोल भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। तो आपने ये मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आते हैं रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, ये कौन डिफाइन करता है, कौन सही से बता सकता है? तो एक ऑब्जर्वर, सराउंडिंग या कोई रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि ये दोनों रिलेटिव हैं एक दूसरे के। मोशन और रेस्ट क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। मेरे कंपेयर में या आपके कंपेयर में मैं क्या हूं, वो डिफाइन करता है रेस्ट और मोशन को। एग्जांपल से समझेंगे। मान लिए कोई ट्रेन है, उस कंपार्टमेंट में 2 व्यक्ति बात कर रहा है, आप प्लेटफॉर्म पे यहां पे खड़े हो, तो आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये दोनों आदमी खड़ा है, तो ये भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो। ठीक है भाई, जब ट्रेन मूवमेंट करने लगती है, तो फिर क्या आप देख रहे हो? ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ये व्यक्ति पहले यहां था, 1 मिनट बाद यहां चला गया, 2 मिनट बाद यहां चला गया। मतलब इसके ऑब्जर्वर के, ये ऑब्जर्वर हुआ आपका ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है कि ये व्यक्ति मोशन में आ गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जो कंपार्टमेंट में ये 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, बात कर रहा है या सो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। क्योंकि वो 1 घंटे बाद भी ऐसा था, 10 मिनट बाद भी ऐसा है,
और शायद बाद में भी ऐसा रहेगा। तो उसके कंपेयर में कंपार्टमेंट में जो बैठा व्यक्ति है, उसके कंपेयर में उसके सामने वाला व्यक्ति अगर सो रहा है या बैठा है तो वो रेस्ट में है। तो एक ही व्यक्ति किसी और के लिए, ऑब्जर्वर के लिए मोशन में आ गया और किसी और के लिए रेस्ट में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी आपको पता है मोशन में रहती है, घूमते रहती है, रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। रोटेट पृथ्वी अपने एक्सिस पे करती है और रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आप ये बताओ कि क्या हम और आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? ये कौन डिफाइन करेगा? जब पृथ्वी रोटेट कर रही है इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो हम और आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? ये डिफाइन ऑब्जर्वर करता है, सराउंडिंग करता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेकर करता है कि मेरे रेफरेंस से, इस रेफरेंस पे आप मोशन में हो नहीं। जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, पृथ्वी घूम रही है, बट हम और आप एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग टाइम बीत रहा है, बट आप फिक्स जगह पे बैठे हो, मतलब आप रेस्ट में हो। बट अगर कोई एस्ट्रोनॉट बाहर से देख रहा है, पृथ्वी की एक्सिस से बाहर से दूरबीन से देख रहा है आपको, तो वो क्या देखेगा कि हम सब मोशन में हैं। तो अगर वो ऑब्जर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग हम और आप क्या है? मोशन में हैं। लेकिन हम और आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है? रेस्ट में हैं। तो आप डिफाइन समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए कोई व्यक्ति रेस्ट में हो और सबके लिए कोई व्यक्ति मोशन में हो। मोशन और रेस्ट डिफाइन करने के लिए ये एक रिलेटिव टर्म है, ऑब्जर्वर होना जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position with respect to the reference point does not change with time। कि जो ऑब्जर्वर है या रेफरेंस पॉइंट है, उसके दृष्टिकोण से जो उसका कितना भी समय बीत जाए उसका मूवमेंट नहीं होगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स जगह पे है, तो वो रेस्ट में है। क्या बोलता है? जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में तब तक है अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। किसके? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर हम रेफरेंस पॉइंट अगर अपने आप को मान लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, भले समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। मान लिए यहां पर वो ऑब्जर्वर खड़ा है या कहीं कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, 10 सेकंड बाद भी ऐसा ही है, 2 मिनट बाद भी इसी जगह पे है, 20 मिनट बाद भी इसी जगह पे है, तो हम कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये टाइम चेंज नहीं कर रहा है, इसका डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, डिस्टेंस वो फिक्स है। लेकिन अगर यही कोई गाड़ी है, ये ऑब्जर्वर है, 5 सेकंड पहले यहां था, 1 मिनट बाद यहां हो गया, 2 मिनट बाद यहां हो गया, 1 घंटे बाद यहां हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि इस रेफरेंस पॉइंट, इस ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण से ये ऑब्जेक्ट या ये गाड़ी मोशन में है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है एक ऑब्जर्वर सराउंडिंग के द्वारा रेफरेंस पॉइंट मानकर, तो वो मोशन में कहलाता है, वो व्यक्ति या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो आपने रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन अच्छे से समझ गया होगा। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? सपोज ये पॉइंट ए है, ये आपका घर हुआ, सपोज ये पॉइंट बी हुआ, ये आपका स्कूल हुआ। आपको ए से बी पॉइंट पे जाना है, ये आपका डेस्टिनेशन हुआ, मतलब फाइनल पॉइंट हुआ, ये गोल हुआ, मुझे यहां जाना है। तो आपने साइकिल उठाई या बाइक उठाया, ये गाड़ी उठाई या पैदल, आप पहले यहां गए, फिर एक दोस्त से मिले, फिर कुछ खाएं, फिर दोस्त से मिले और घूमते हुए स्कूल गए। तो जो पाथ कवर्ड हुआ, जो रास्ता कवर्ड हुआ उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है, टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ जो हुआ क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये क्या किया? डिस्टेंस जो है कहीं भी घूमता घामता अपने डेस्टिनेशन गोल पे पहुंचा, स्कूल पहुंचा,
तो पॉइंट ए से बी जाने में सपोज यहां से सी आया, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो यहां से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मतलब अगर मान लेते हैं 1-1 मीटर गैपिंग है या कहीं 2 मीटर गैपिंग है, तो हम लोग टोटल जोड़ेंगे 1 + 1 2, 2 2 4 1 5, तो 5 मीटर डिस्टेंस इसका ट्रेवल किया। टोटल कितना पाथ कवर किया? 5 मीटर डिस्टेंस। लेकिन अब मान ली एग्जांपल के तौर पर ये शॉर्टेड डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस ए से बी क्या है? सीधा जो पहुंच गए। तो जो सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेड डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन पॉइंट ए टू बी या इनिशियल टू फाइनल डेस्टिनेशन, जहां से शुरू किया और जहां आपको पहुंचना है, वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। और ये है सिर्फ मान लिए 2 मीटर। तो इसे आप क्या समझते हैं? इसे ये समझे कि डिस्टेंस हुआ टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये होता है बेसिक डिफिनेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एसआई यूनिट क्या हुआ इसका? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। बट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर के पास खुद का अपना मैग्नीट्यूड होता है और अपना डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर क्या होता है? खुद का मैग्नीट्यूड और खुद का डायरेक्शन होता है, या उसके बाद डायरेक्शन होता है। अगर स्केलर में ही अगर डायरेक्शन जोड़ देना, अगर फिक्स डायरेक्शन, तो वो वेक्टर कहला जाएगा। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर एक खास उसका डायरेक्शन होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। फोर्स का अपना वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का डायरेक्शन है कि हमने एक बल लगाया, फोर्स लगाया इस साइड, तो फोर्स इस साइड हम लोग का लगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, क्योंकि वो भी एक तरह से फोर्स है। वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन है। तो ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका होता है। एग्जाम्पल वेक्टर में क्या हुआ? फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। लेकिन स्केलर में क्या होता है? स्केलर में क्या होगा? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में क्या होता है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है। जैसे कि मान ली मैंने बोला 10 केजी आम ले आओ, तो 10 केजी, ये 10 क्या हुआ? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर वैल्यू कितना, और केजी क्या हुआ? यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लगना अनिवार्य है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़ लिया। डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन बना लेते हैं कि मान लिए कोई एथलीट है, वो डिस्टेंस 0 से यहां तक ट्रेवल किया, उसके वापस यहां से पॉइंट बी की तरफ आया। तो बताओ कि टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। तो पहले एथलीट 0 से लेकर 100 तक गया, तो 100 मीटर लिख दिए। उसके बाद 100 से लेकर पॉइंट बी मतलब 60 मीटर गया, तो प्लस 60 मीटर लिख दिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 100 + 60 160 मीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेड डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल के बीच, कहां से शुरू किया और कहां वो पहुंचा। तो यहां से शुरू किया, पॉइंट बी पे पहुंचा। तो आप बताओ कि 0 से लेकर यहां तक पहुंचने में इसका डिस्टेंस क्या है? तो ऑफकोर्स लिखा हुआ 0 से 40 मीटर, तो हमने आराम से लिख दिया 40 मीटर। तो यहां पे आपने समझा कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। बराबर कब होंगे? जब एक लीनियर लाइन में, एक इनफॉर्म लीनियर लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और पॉइंट ए से पॉइंट बी या इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जैसे यहां से हम शुरू किए चलना पॉइंट ए से,
और स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, अब पॉइंट बी पे पहुंचे, तो यहां पे क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया, क्योंकि यहां पर शॉर्टेड डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, शॉर्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आप सीधे लीनियर मोशन में चल रहे हैं बिना मुड़े हुए, बिना लेफ्ट राइट किए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चले, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। तो यह भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो होता ही है। अब जीरो क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट? मान लिए कोई व्यक्ति यहां से शुरू हुआ और वापस यहां गया, फिर वापस घूमकर उसी इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन सेम हो गया। किसी भी मोशन में अगर इनिशियल शुरू किया और फाइनल डेस्टिनेशन भी सेम हो गया, वापस वहीं घूमकर आ गया, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू या इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन अगर आपका सेम है, आप घूमकर वापस वहीं पहुंच जाते हैं, तो आप वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मान लिए एक बॉडी है, वो एक सर्कल पे घूम के वापस जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इसका? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया इनिशियल और फाइनल बराबर हो गया, इनिशियल बराबर फाइनल हो गया, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्केलर वेक्टर आपको थोड़ा सा बताया ही मैंने। स्केलर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर यूनिट और आर कॉल्ड स्केलर। मतलब स्केलर क्या होता है? स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो भी यूनिट के साथ। मैंने बताया था आपको कि अगर 10 किलो आम खरीदते हैं या 10 किलो चावल खरीदते हैं, तो उसका 10 किलो केजी बोलेंगे कि 10 दे दो, क्या दे दो, तो वहां पे बोलेंगे 10 किलो केजी। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी उसे हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करेंगे तो उसका यूनिट देना अनिवार्य है। और फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ? कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं और उसका अपना यूनिट होता हो, बट डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया। अब वेक्टर पे आते हैं, तो वेक्टर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, यूनिट भी होता है, बट उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो कह सकते हैं कि वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जो स्केलर होता है उसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेट भी वेक्टर आता है, मास नहीं आएगा, बट वेट वेक्टर में आता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे आते हैं वेक्टर में आते हैं। तो आप आसानी से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझ गए होंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखना, स्केलर हो या वेक्टर हो, दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है। और स्केलर में क्या हुआ? ओनली मैग्नीट्यूड होता है यूनिट के साथ, और वेक्टर में क्या हुआ? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मैग्नीट्यूड अगर हम बोले 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 10 जो है वो वैल्यू हुआ, कितना फोर्स लगा, वैल्यू। ये मैग्नीट्यूड, वैल्यू क्या मतलब मैग्नीट्यूड क्या दर्शाता? वैल्यू। तो ये 10 क्या हुआ? वैल्यू हुआ। 10 किलो आम ले आओ, 10 क्या हुआ? वैल्यू, जिसे मेजर किया जा सके, तो वैल्यू। तो जहां मैग्नीट्यूड है उसका मतलब समझिए आप वो वैल्यू है, कि वैल्यू होना चाहिए, और उसके प्लस यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी तो यूनिट भी होगा, तो वैल्यू और यूनिट हुआ स्केलर, वैल्यू और यूनिट के साथ डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,